जयपुर में कांग्रेस की महंगाई हटाओ महारैली हुई और इस महारैली में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। कई नेताओं ने अपने भाषण में कहा कि इस रैली के बाद कांग्रेस पार्टी बीजेपी को हराने की तरफ आगे बढ़ रही है। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता सचिन पायलट, राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष। सर, बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया सर। आज की रैली में जो लगातार हमने सुना, राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को, बाकी बड़े नेताओं को आपका भी भाषण सुना, इस रैली के क्या मायने हैं? क्या सिर्फ महंगाई के विरोध में ये रैली थी या कुछ आप संदेश देना चाह रहे हैं? देखिए, देश के सामने बहुत सारे मुद्दे हैं और महंगाई के खिलाफ पब्लिक की आवाज को बल देना ये हमारी एक जिम्मेदारी है और विपक्ष के नाते ये नैतिकता हमको निभानी थी। हमने रैली दिल्ली में करना चाहिए, लेकिन दिल्ली में केंद्र सरकार ने परमिशन नहीं थी, इसलिए जयपुर में हमने करी। और ये रैली सिर्फ प्रदेश की नहीं थी, पूरे देश के यहाँ पे कार्यकर्ता लोग इकट्ठे हुए थे। पहला मुद्दा तो ये था कि आप जो इमीडिएट लोगों को चिंता है कि भाई पेट्रोल, डीजल, गैस का सिलेंडर, खाने का सामान, हर चीज महंगी हो रही है और कोई भी भाजपा का बड़ा नेता ये झूठी सांत्वना भी नहीं दे रहा है कि हम महंगाई को कम करेंगे या कंट्रोल करेंगे या इस पर काबू लेकर आएंगे। तो एक तरह से घमंड में है, बहुमत का उनको बहुत अहंकार है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी थी कि पब्लिक की आवाज को रेखांकित करें। और आज लाखों लोगों ने इस बात को कहा कि महंगाई हटाओ रैली से एक संदेश गया है पूरे देश के अंदर कि जैसे तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया केंद्र सरकार ने थक हार के साल भर के बाद, उसी तरह इस रैली के दबाव में, पब्लिक प्रेशर में हमारे आह्वान पर सरकार को महंगाई को कम करना पड़ेगा और सरकार कर सकती है। इसलिए मुझे लगता है कि ये बड़ी कामयाब रैली रही। शानदार यहाँ पर आयोजन, लाखों लोग यहाँ पर आए क्योंकि जनता पीड़ित है, त्रस्त है। और मैं समझता हूं कि आम व्यक्ति के लिए, मध्यम वर्ग के लिए, जो आदमी या व्यक्ति महीने का 10-20 हजार रुपये कमाता है वो अपने 2 बच्चे नहीं पाल पा रहा है। सच में उसकी पहुंच के बहुत बाहर निकल गए हैं रोजमर्रा की जो चीजें हैं। इसलिए इस रैली का एक बहुत बड़ा एक संदेश जाएगा और मुझे लग रहा है कि 7 साल के बाद लोग समझ रहे हैं कि जो भाजपा की सरकार की दिल्ली में बनी हुई है उसकी ना तो नीयत स्पष्ट है ना नीति स्पष्ट है और हर जगह लोगों को अहित का सामना करना पड़ रहा है। बढ़ती महंगाई एक बड़ा मुद्दा है और ये आम जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है और इस मुद्दे पे कई बार पार्टी के नेताओं ने सोशल मीडिया पे, जनसभाओं में इस मुद्दे को उठाया। लेकिन आपको लगता है कि उपचुनाव के नतीजे जो अभी हाल में आए, उस उपचुनाव के नतीजों के चलते प्रधानमंत्री या सरकार को फैसला करना पड़ा पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम करने की, लेकिन अभी भी कई ऐसी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, एलपीजी की कीमत है या बाकी कई चीजों की बढ़ती महंगाई के चलते लोगों को राहत मिलने का तरीका हो सकता है। देखिए, आंकड़े बताते हैं कि पिछले 6-7 सालों में 23 लाख करोड़ रुपया केंद्र की सरकार वसूल चुकी है लोगों से सेस और वैट के माध्यम, टैक्स के माध्यम से पेट्रोल के, डीजल के ऊपर। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब दाम कम थे तब उसका लाभ जनता को नहीं दिया और लगातार जो एक्साइज है उसको कम कर रहे हैं, सेस को बढ़ा रहे हैं। सेस का पूरा पैसा केंद्र सरकार लेती है, जो एक्साइज होता है वो बढ़ता है राज्य और केंद्र के अंदर, तो वही मात्रा है लेकिन उसमें सेस का बहुत ज्यादा बढ़ गया, एक्साइज का कम हो गया। तो ये गणित का खेल बहुत दिनों से चल रहा है, लेकिन अंत में जो अपने मोटरसाइकिल पर लड़का स्कूटर चलाता है उसको 200 रुपये का पेट्रोल भराना है तो उसको मात्र 2 लीटर ही मिल रहा है। तो वो समझते हैं कि जब इस सरकार ने, जब हम मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे तब महंगाई डायन थी और 25 पैसे दाम बढ़ता था तो चिल्लाते थे। आज गैस का सिलेंडर 1000 रुपए का है और कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। इसलिए महंगाई हर वर्ग को, हर व्यक्ति को, देश के हर प्रांत के नागरिक को आज दुख दे रही है, पीड़ा दे रही है और हम चाहते हैं कि हम विपक्ष के नाते, मुझे लगता है कि जिम्मेदारी हम लोगों की है कि आज आईना दिखाएं। जब हम सरकार में थे तो 45-50 रुपए का पेट्रोल डीजल था तो बहुत हाहाकार मच गया था, आज 100 पार कर गया है और इसलिए ये जरूरी था। और इस रैली से मुझे लगता है कि एक कहीं ना कहीं आईना दिखा है और जवाबदेही तय करने का काम कांग्रेस पार्टी। एक महंगाई को लेकर 2014 से पहले हमने सोशल मीडिया पे कई जगह नरेंद्र मोदी का पुराना भाषण, पेट्रोल डीजल को लेकर स्मृति ईरानी का प्रदर्शन, लेकिन जो गुस्सा 2014 से पहले केंद्र सरकार की, यूपीए की सरकार के खिलाफ था, क्या वो गुस्सा अभी आपको नजर आ रहा है लोगों के मन में? देखिए, लोग बोल नहीं रहे हैं, लेकिन मैं देश भर में घूमता हूं तो मुझे लगता है कि लोग निश्चित रूप से पीड़ित तो हैं क्योंकि बेरोजगारी बढ़ गई है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है, उसके साथ साथ देश का जो आर्थिक ताना बाना था वो कमजोर हुआ है। कुछ कोरोना हुआ, फिर लॉकडाउन हुआ, गलत नीतियां हुई, आर्थिक नीतियां हुई। सरकार ने कहा कि 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज देंगे कोरोना के बाद। वो 20 लाख करोड़ गया कहां समझ नहीं आ रहा हम लोगों को। किसान की आमदनी दुगनी करनी थी, किसान पे ऐसा प्रहार किया कि 1 साल तक उनको धरने में बैठा कर रखा। हमारा ढांचा था उसको बहुत घात पहुंची है
व्यक्ति पीड़ित हैं हर फ्रंट पर, मैं कह रहा हूँ उसमें कुपोषण देख लीजिए, रोजगार देख लीजिए, अर्थव्यवस्था देख लीजिए, इनकम देख लीजिए। जो गरीब था वो और गरीब हो गया और जो अमीर थे बहुत अमीर हो गए। अब चंद 10, 5, 20 लोगों के पास इस देश का बहुत बड़ा हिस्सा, जैसा राहुल गांधी जी ने कहा कि अधिकांश जो संपत्ति या धन है वो केंद्रित हो गया कुछ हाथों में। अब आप देखिए हवाई अड्डा, रेलवे लाइन, पोर्ट्स, तेल कंपनी, बीमा कंपनी, हर चीज का निजीकरण कर रहे हैं और वो चंद लोगों के पास जा रहा है। तो सवाल तो उठता है लोगों के जहन में। हो सकता है कि मीडिया में या बाकी जगह लोग ना इस बात को बोलें, लेकिन जागरूक नागरिक हैं इस देश के, मतदाता सब जानते हैं। सवाल पूछेंगे, जवाब मानेंगे। लेकिन आपको लगता है कि शायद आप कॉर्पोरेट मिनिस्टर भी थे, तो राहुल गांधी की जनसभाओं में हमेशा देखता हूं कि वो कुछ उद्योगपतियों को टारगेट करते हैं कि सारा पैसा इन्हीं के पास जा रहा है। नहीं, देखिए आज उन्होंने जो बात बोली, हमेशा बोलते हैं उद्योगपति मुनाफा कमाना चाहते हैं। मैं उद्योग के बिल्कुल पक्ष में हूँ, उद्योग रोजगार पैदा करता है, लेकिन आप उस उद्योगपतियों की लिस्ट में से कुछ को चिन्हित कर अगर डिस्प्रोपोर्शनेट फायदा पहुंचा रहे हैं, वो भी टैक्स पेयर्स के नुकसान होने के बाद, उसका विरोध करते हैं। कुछ काम अगर पारदर्शिता से हो, जैसे इन्वेस्टमेंट्स पहले भी हुई हैं, लेकिन जिस प्रकार से अब हो रही हैं, और खासकर वो पार्टी जो हमेशा डिफेंस में FBI के खिलाफ थी, जो हमेशा GST के खिलाफ थी, वो पार्टी जो स्वदेशी जागरण मंच को चलाते थे, जो हमेशा कहते थे कि अमेरिका के साथ परमाणु करार नहीं होना चाहिए, जो रिटेल के खिलाफ थे, आज वो पूरी इन्होंने पॉलिसी बदल दी है। तो कम से कम सवाल तो पूछने का अधिकार हम लोगों को है। और मैं पूछना चाहता हूं कि 7 साल से कांग्रेस सरकार में नहीं, केंद्र में, अभी भी जो कुछ देश में बुरा हो रहा है उसका दोष यूपीए को दे रहे हैं, कांग्रेस को दे रहे हैं। आपने 7 साल में क्या किया है? आपने ना तो 2 करोड़ रोजगार दिए, ना 15 लाख रुपए खाते में जमा कराए, ना किसानों की आमदनी दुगनी कर पाए, बल्कि जो लागत है खाद, बीज, बिजली, पानी, तेल, उसकी कीमत बढ़ गई है। हर तरह से लोग पिस रहे हैं। और जो मध्यम वर्ग है, जो कहा जाता था कि भाजपा के समर्थन में अधिकांश लोग रहते हैं, आज मैक्सिमम जो दुख और पीड़ा है वो मध्यम वर्ग को हो रही है, किसान वर्ग को, नौजवान को हो रही है। तो मुझे लगता है कि आपने उपचुनाव का जिक्र किया, उपचुनाव में चाहे कर्नाटक हो, राजस्थान, हिमाचल हो, हर जगह कांग्रेस जीती है, भाजपा हारी है। और क्योंकि हमेशा कोई जीतता रहे ऐसा होता नहीं, और जीत और हार एक राजनीति का पहलू है, बदलता रहता है। लेकिन विपक्ष की जिम्मेदारी है कि जवाबदेही तय करे, लोगों को अकाउंटेबल बनाए। और लोकतंत्र में चुनाव हमेशा आते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि लास्ट चुनाव हो गया है। तो किसी को भी ये नहीं समझना चाहिए कि देश की तमाम जनता का जो मत है वो हमारी जेब में परमानेंटली पड़ा हुआ है। आज के भाषण में जो राहुल गांधी ने हिंदुत्व वर्सेस हिंदुत्ववादी का जिक्र किया और कहा कि भारत एक हिंदू प्रधान देश है, यही बात तो संघ प्रमुख भी कहते हैं कि भारत एक हिंदू प्रधान देश है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता, मुझे लगता है कि पहली बार शीर्ष नेतृत्व ने ये कहा कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है। ऐसा है, भारत एक सेक्युलर राष्ट्र है। अधिकांश हमारे देश में हिंदू रहते हैं, ये आंकड़े को छुपा सकता नहीं है, इसको कोई झूठ ला सकता नहीं है। लेकिन हमारे संविधान में ये स्पष्ट लिखा है सब बराबर के नागरिक हैं। हमारे अड़ोस पड़ोस के देश हैं, वहां पर समानता नहीं है। हमारे यहाँ मान, सम्मान, अधिकार सब बराबर, हर इंसान को, महिला, पुरुष, हर जाति व्यक्ति को दे रखे हैं। लेकिन जो सार मैं समझता हूं ये है कि धर्म के नाम पर आप उसका राजनीतिकरण करें अपनी नाकामी को छुपाने के लिए, वो बहुत दिन चलता नहीं है। आप भावनात्मक मुद्दों को उठा सकते हैं, ध्रुवीकरण कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली तो बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, इन पर आपको गेज किया जाएगा। आप अपने शासन के अंदर किसानों पर गाड़ियां चला दें, उनको कुचल दें, उनकी आवाज को दबा दें, किसानों को आप नक्सलवादी बोलें, उग्रवादी बोलें, आतंकवादी बोलें, अलगाववादी बोलें, फिर आप बोलें वापस ले रहे हैं कानूनों को। किसने कहा था कानून बनाने के लिए और किसने कहा वापस लेने के लिए? तो आपको जवाब देना पड़ेगा ना। संसद में चर्चा हो नहीं रही, ना बिल जब बने तब चर्चा हुई, ना जब विड्रॉ हुए तब चर्चा हुई। चर्चा आप करें नहीं, जवाब आप दें नहीं, मनमानी आप करते रहें, वादे आप झूठे करें, तो अल्टीमेटली कैसे काम आगे बढ़ेगा? और लोकशाही में विपक्ष का मैं समझता हूँ उतना ही बड़ा एक हिस्सा है और इंपॉर्टेंस है जो सत्ता पक्ष की है, और ये तराजू को बैलेंस करता है। तो मुझे लगता नहीं कि कुछ गलत काम कर रहे हैं अगर हम अकाउंटेबिलिटी या सवाल किससे पूछते हैं, सत्ता पक्ष को जवाब देना पड़ता है। मैं समझता सामान्य प्रक्रिया है और सन 47 साल तक होती आई है। लेकिन इसी विपक्ष में एक ऐसा लग रहा है कि एक फूट जैसी बात दिख रही है, खासतौर पे ममता बनर्जी के पश्चिम बंगाल में फिर से सरकार बनाने के बाद हमने देखा कि कई जगह पे, अभी खासतौर पर मुंबई में उनका जो बयान आया राहुल गांधी के खिलाफ, उन्होंने कि विदेशों में रहते हैं, कांग्रेस पार्टी क्या लड़ाई लड़ पाएगी, यूपीए तो अब है नहीं। उसके बाद पार्लियामेंट के अंदर हमने देखा कि तृणमूल कांग्रेस के सांसद कांग्रेस पार्टी या विपक्ष के नेताओं के साथ बैठकर चर्चा करने से भी कतराते हैं, अलग हटते हैं। तो ऐसा बदलाव क्यों देखने को मिल रहा है? ममता बनर्जी जी का सवाल है, वो एक इलेक्टेड निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं और सम्मान करते हैं उनका।
लेकिन वो यूपीए से बहुत पहले बाहर हो गई थी। यूपीए एक पुख्ता गठबंधन है जिसने 10 साल देश को चलाया है और आज विपक्ष की प्रमुख भूमिका कांग्रेस पार्टी के पास है और हमारे सहयोगी दल मिलकर काम कर रहे हैं। जरूरत इस बात की है कि हम यूपीए को कैसे बढ़ाएं। जो लोग आज शिवसेना, अकाली दल, बाकी अन्य पार्टियां जो बीजेपी को छोड़ रही थी, उनका हम कुंडा कैसे विस्तारित अपना करें। देश में राष्ट्रीय स्तर पर अगर कोई दल भाजपा को चुनौती दे सकता है या भाजपा को नेशनल लेवल पर चुनाव हरा सकता है तो सिर्फ कांग्रेस ही है। और मैं समझता हूं जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनकी अलग भूमिका है, उनका मान सम्मान हम करते हैं, उनको साथ लेकर चलेंगे और हमेशा राजनीति में गिव एंड टेक होता है। लेकिन हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा प्रमुख लक्ष्य यह है कि हम सब इकट्ठे होकर 2024 के लिए तैयारी करें ताकि यूपी, एनडीए और बीजेपी की सरकार को हम पराजित कर सकें। उसके लिए मैं समझता हूं कांग्रेस ही वो धुरी बन सकती है, क्योंकि नेशनल फुटप्रिंट जो कांग्रेस का है वो किसी और दल का नहीं है। उनका अपना स्टेट्स में प्रेजेंस है, ताकत भी है, उसको हम स्वीकार करते हैं। लेकिन अल्टीमेटली कांग्रेस की लीडरशिप और कांग्रेस के एक पिवटल रोल अदा करने के बाद ही हम लोग एनडीए बीजेपी को हरा पाएंगे। ये एक वास्तविकता है, इसको हम झुठला नहीं सकते, इससे हम मुंह नहीं फेर सकते हैं। लेकिन सबको साथ कैसे लिया जाए और कैसे अपने कोऑर्डिनेट करके अपना काम किया जाए, इस पर हम लोग और काम करें। लेकिन एक चीज तो आपको माननी पड़ेगी कि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी विपक्षी दल में, और लोकसभा चुनाव में हारने के बाद भी करीब 20% के आसपास मत भी मिला कांग्रेस पार्टी को। लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता को स्वीकार विपक्षी दल करें, ये भी तो जरूरी है, क्योंकि राहुल गांधी को ममता बनर्जी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। शरद पवार से उनकी दूरी हमेशा रहती है। राहुल गांधी के बिना जो बैठक होती है उसमें विपक्षी दल तो आ जाते हैं, लेकिन राहुल गांधी की मौजूदगी में आने से कतराते हैं। तो ये स्वीकार्यता को कैसे बढ़ाना पड़ेगा। 4 में जब सरकार बनी यूपीए की, कांग्रेस की, तब सोनिया गांधी जी ने कहा, सबने उनका नाम क्लियर किया था, वो प्रधानमंत्री बन रही थी, उन्होंने कहा मुझे नहीं बनना है। उनको लगा ये ठीक नहीं है और मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री बनाया। 1990 से लेकर आज तक मेरे ख्याल कितने साल हो गए, 22 साल हो गए, कोई कांग्रेस में या देश में प्रधानमंत्री बना, गांधी परिवार का कोई नहीं बना। और जब मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे तब कई बार प्रस्ताव आया कि अब राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए, उस टाइम भी वो नहीं बने। तो सत्ता का लोभ लालच है राहुल जी को या सोनिया गांधी जी को, ये लोगों के गले बात उतरती नहीं है। और खुद कुछ बन जाए इसलिए राजनीति कर रहे हैं या इसलिए हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। देश में हालात गंभीर हो चुके हैं, उसको नेतृत्व प्रदान करने के लिए कांग्रेस पार्टी की एक ऐतिहासिक जिम्मेदारी है। और कभी किसी ने कहा नहीं कि हम किसी को प्रेजेंट कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर बनना चाह रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि लोग अकाउंटेबल बने और जनता निर्णय करे कि कौन अच्छा है कौन बुरा है राजनीतिक क्षेत्र के अंदर। तो मैं समझता हूं ये तो बहुत बाद की बात है, 24 के बाद क्या होगा। लेकिन वर्तमान में जरूरत इस बात की है कि सारे सहयोगी दल मिलकर काम करें। और यूपीए इंटैक्ट है, बल्कि मैं तो कहता हूं हमें यूपीए प्लस की बात करनी चाहिए कि और दल इसमें कैसे जुड़ सकते हैं। बहुत बड़ा देश है और सबको साथ 2014 और 19 में भी सरकार बीजेपी की बनी, बहुमत उनको मिला, लेकिन सिर्फ 1/3 वोट मिला है उनको। 66% वोट उनके खिलाफ पड़ा है। तो वो सारा वोट इकट्ठा हो जाएगा तो स्वतः ही परिणाम अलग हो सकते हैं। लेकिन मुझे लगता नहीं कि कोई पद या सत्ता के पीछे भागकर राजनीति कर रहे हैं। और राहुल जी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं, आज सोनिया गांधी जी अध्यक्ष हैं। हमारे यहाँ चुनाव की प्रक्रिया चालू है, कुछ महीनों के बाद चुनाव भी होंगे। लेकिन मुद्दा आज पद और पोस्ट का नहीं है, मुद्दा है कि कैसे एक बेहतर विकल्प और बेहतर रोड मैप जनता के सामने प्रस्तुत किया। लेकिन जयपुर की रैली से पहले और रैली के बाद तो और ज्यादा राहुल गांधी की रीलॉन्चिंग की बात इसलिए की जा रही है कि राहुल गांधी फिर से फुल कमांड में, हालांकि पार्टी तो वही चला रहे हैं, ये बात सबको पता है, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर वो जिम्मेदारी संभालें और 2024 की तैयारी करें। लेकिन आज जब हमने देखा कि कांग्रेस अध्यक्ष मंच पर मौजूद थी, लेकिन उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला, भाषण नहीं दिया, इसके राजनीतिक मायने क्या है? ये तो आपका काम है, आप उसको किसने क्या बोला, नहीं बोला, वो कौन कहाँ बैठा, किसने क्या कहा। पार्टी की रैली थी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की रैली थी और कार्य समिति ने सोनिया गांधी जी को अध्यक्ष बनाया है, वो हमारी कांग्रेस अध्यक्ष है। और मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। कांग्रेस में अंतिम निर्णय जो लेती हैं वो सोनिया गांधी लेती हैं। वो फीडबैक प्रियंका जी भी देती हैं, राहुल गांधी भी देते हैं, मैं भी देता हूं। और अंत में जो निर्णय लेना है वो कांग्रेस अध्यक्ष लेते हैं, वो सोनिया गांधी आज अध्यक्ष हैं। भविष्य में क्या होगा मैं नहीं जानता हूं, लेकिन आज की रैली में जो सदन के अंदर सदन के बाहर जिस प्रखर तरीके से, जिस मजबूती से राहुल गांधी जी ने केंद्र की सरकार को, प्रधानमंत्री जी को, भाजपा को चैलेंज किया है, ये तो विपक्ष भी देख रहा है।
और किसी नेता ने इतने लंबे समय तक लगातार उनको चैलेंज कर उनको अकाउंटेबल बनाने की कोशिश की है तो आप बता दीजिए मेरे को। तो अगर वो चैलेंज करते हैं सदन के अंदर, सदन के बाहर, पब्लिक की बात को उठाते हैं और सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं एज ए ऑपोजिशन लीडर, तो इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? हम सबका सामूहिक लक्ष्य एक ही है कि सरकार को अकाउंटेबल बनाएं, महंगाई कम कराएं और सरकार को सही रास्ते पर चलने का एक जो दबाव है वो हम लोग कायम करें। उस काम को राहुल गांधी कर ही रहे हैं। अब कुछ बात कर लेते हैं राजस्थान की। अभी कुछ दिनों पहले राजस्थान में कैबिनेट रिसफल हुआ था, जिसमें कि कुछ लोग संगठन में आए, कुछ लोग फिर से उनके मंत्रिमंडल में वापसी हुई। लेकिन सचिन पायलट न डिप्टी सीएम बने, न कोई जिम्मेदारी अभी तक मिली। बातें बहुत हो रही है कि जनरल सेक्रेटरी हो सकते हैं, किसी राज्य का प्रभार हो सकता है। अभी आप केरला गए थे तो केरला प्रभारी बनाने की बात। देखिए, मेरे को 20 साल हो गए और जब जब मुझे पार्टी ने जो भी काम करने को कहा है उसको पूरी शिद्दत से, पूरी मेहनत से मैंने किया है। और मैंने अपने इस 20 साल के कार्यकाल में काफी अनुभव लिया है, राष्ट्रीय राजनीति में, प्रदेश की राजनीति में, विधायक, सांसद, मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष। मैंने काफी पार्टी के लिए काम किया, सरकार के लिए काम किया। और अभी भी जिम्मेदारियां बहुत हैं क्योंकि पार्टी को लगातार मजबूत करना है। 2023 में हमारे यहाँ चुनाव राजस्थान के अंदर है। यहाँ 30 साल से एक परिपाटी बनी हुई है, एक बार भाजपा, एक बार कांग्रेस, एक बार भाजपा, एक बार कांग्रेस। हम इसको तोड़ना चाहते हैं। 2023 में कैसे दोबारा सरकार कांग्रेस की बने, मेरा तो प्राथमिकता मेरी उस पर टिकी हुई है। बाकी देश भर में हम लोग काम करते हैं, हर प्रांत में जाके प्रचार में करता हूं, लेकिन राजस्थान में पुनः सरकार बनानी है, उसके लिए हमको और मेहनत करनी है, जनता के विश्वास पर खरा उतरना है। उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। आपने भी कहा कि एक मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, संगठन में बदलाव हुआ, वो तो निरंतर प्रक्रिया है, हर राज्य में हर सरकार होता है, उसमें कुछ नया नहीं है। लेकिन जिन कार्यकर्ताओं ने, लोगों, नेताओं ने भाजपा के शासन में लाठियां खाई, जेलों में गए, भूख हड़ताल करी, पदयात्राएं करी, घेराव किया, केस दर्ज हुए, खून पसीना बहाया, उन लोगों को हम पद हरे को नहीं दे सकते, मैं मानता हूं, लेकिन उनको मान सम्मान, उनका एक भागीदारी हम सुनिश्चित कर सकते हैं। और उसी बात को लेकर मैंने 1.5 साल पहले भी बात कही थी, आज भी कह रहा हूं और हमेशा कहता रहूंगा। मुझे खुशी है कि कांग्रेस प्रेसिडेंट ने, एआईसीसी ने सही कदम उठाए हैं और सही दिशा की तरफ हम लोगों ने अब अच्छे कदम उठाए हैं। इसका अच्छे परिणाम भी आएंगे। 22 महीने में चुनाव राजस्थान के अंदर है, तो हम दोबारा जनता का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें, उस स्थिति में अपने आप को लाकर हमें खड़ा करना है। और उस तरह आपको लगता है ऐसा कि अगले विधानसभा चुनाव, जो राजस्थान में अगले विधानसभा चुनाव में बीजेपी, जो कि 5 साल के बाद बीजेपी कांग्रेस की एक परंपरा बनी हुई है, उस परंपरा को तोड़कर फिर कांग्रेस सरकार बनाने में आपको कामयाबी मिलेगी? क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आपने 5 साल तक यहाँ पे काम किया विपक्ष में रहकर, प्रदेश अध्यक्ष के तौर। मैं जब शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था उस वक्त मैंने भी कवर किया था और मैंने देखा था कि आपके और आपके समर्थकों के मन में एक बहुत ज्यादा इस बात को लेकर आक्रोश था कि 5 साल तक उन्होंने संगठन के लिए काम किया, पार्टी को मजबूती दिलाई, लेकिन जब मुख्यमंत्री बनने की बारी आ रही है तो वो मुख्यमंत्री सचिन पायलट नहीं बन पा रहे हैं। चुनाव संपन्न हुआ, हमने जब इलेक्शन लड़ा था, पार्टी ने निर्णय लिया था कि एक कलेक्टिव लीडरशिप चुनाव लड़ रही है। किसी को हमने घोषित नहीं किया था कौन मुख्यमंत्री बनेगा। ठीक है, मैंने 5 साल काम किया पार्टी के लिए, लोगों ने 50 साल काम किया पार्टी के लिए, लेकिन जब चुनाव हो गया, विधायक जीत कर आए, सबने निर्णय कांग्रेस प्रेसिडेंट के ऊपर छोड़ दिया और जो निर्णय एआईसीसी ने लिया उसको हमने स्वीकार किया। भविष्य में क्या होगा मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि हमारी पहली प्राथमिकता है कि हम दोबारा कैसे जीतें। दिल्ली में शीला जी 3 बार मुख्यमंत्री बनी लगातार, तरुण गोगोई असम में लगातार 3 बार मुख्यमंत्री बने, हरियाणा में 2 बार कांग्रेस सरकार बनी, आंध्रा में 2 बार सरकार बनी। तो ऐसा नहीं कि कांग्रेस की सरकार रिपीट नहीं होती है। तो ऐसा हम भी, राजस्थान को विदेश में तो है नहीं ना, हिंदुस्तान में ही है, तो ऐसा हम क्यों नहीं कर सकते कि दोबारा हम अपनी सरकार रिपीट करें। तो मेरा तो भी फोकस उस बात पर है और हम सब, अकेला मैं नहीं, हम सब मिलकर ये कोशिश कर रहे हैं कि हम कैसे अपने आप को रिपीट कर पाएं। और क्योंकि परंपरा 30 साल पुरानी है, तोड़ने में बहुत मेहनत और परिश्रम करना पड़ेगा उसके लिए। लेकिन मैं इसलिए ये बात आपसे कह रहा हूं कि बिना 2 बड़े नेता, राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के 2 बड़े नेता अशोक गहलोत, सचिन पायलट, जब तक दोनों मिलकर काम नहीं करेंगे तो उस परंपरा को तोड़ना कि अगली सरकार बीजेपी की बन सकती है काफी मुश्किल है। क्योंकि मैंने देखा कि आप दोनों नेताओं के बीच में दूरियां इतनी बढ़ गई है कि आज जब अशोक गहलोत स्पीच दे रहे थे तो मैं वही देख रहा था कि इसमें सचिन पायलट का नंबर कब आ रहा है, कि वो कब सचिन पायलट, क्योंकि मंच पर बैठे प्रमुख नेताओं के नाम लेने की हमेशा परंपरा रही है, सचिन पायलट का नाम भी नहीं था उसमें जब उन्होंने बोला। मुझे आश्चर्य कि आप इतनी बारीकी की नुक्ताचीनी करते हो। मेरे और मुख्यमंत्री जी के बीच में कहीं दूरियां हैं, इस किस बिहाफ पे कह रहे हैं आप बताइए।
मेरे मुंह से हम लोगों ने कभी ऐसी कुछ बात कही हो, ऐसा अंदेशा किसी को दिया हो। वो एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता है, मुख्यमंत्री हैं, मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं, एमएलए हूं, काम कर रहा हूं। हम लोगों ने तो हमेशा मान सम्मान ही दिया है। मेरे मुख से या मेरे कहने कभी ऐसा आपको लगा कभी? तो हम तो हमेशा बड़ों का मान सम्मान करते हैं, कोई व्यक्ति भी हो, और खासकर हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता उनका क्यों नहीं करेंगे भाई? और हम मिलकर करते हैं। और ऐसा नहीं कि जब सरकार बनी थी सिर्फ अकेले मैंने बनाई थी, सबका योगदान था, और जो अगली बनेगी सबका योगदान होगा उसके अंदर। कब कौन किस पद पर बैठता है ये तो समय तय करता है और परिस्थिति तय करती है, लेकिन लक्ष्य क्लियर होना चाहिए। आज मेरा लक्ष्य क्लियर है, मैं कभी पद पोस्ट की बात नहीं कर रहा हूं। मुझे तो राजस्थान में कांग्रेस का दोबारा चुनाव जिताने की एक कोशिश करनी है, और सब मिलकर करेंगे तो ये कामयाबी हम हो सकते हैं। नहीं, लेकिन आपको कभी बुरा नहीं लगता या अपने आप को ठगा सा महसूस नहीं करते कि जो डिप्टी सीएम का पद था आपके पास, प्रदेश अध्यक्ष का पद था, और इस पद के चलते जहां पे आप आज बैठते सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी के बगल में, मैंने देखा कि आपका सीटिंग अरेंजमेंट काफी अलग था, साइड में था। तो आपको क्या मिला इतने सालों में सरकार के रहने के बाद या संगठन के कांग्रेस के नेतृत्व ने जो हमारी बात को सुनकर मान सम्मान दिया, मेरे फीडबैक और सुझावों को गंभीरता से लेते हुए कमेटी बनाई, उस पर कार्रवाई करी, और जो हमको जिस प्रतिष्ठा और जिस मान सम्मान की, मेरी खुद की बात मैं करता ही नहीं हूं, क्योंकि मैं अपनी बात ना करना चाहता हूं। मैं तो कार्यकर्ताओं की बात करता हूं, कांग्रेस के जिन लोगों ने सब कुछ अपना कुर्बान किया, उन लोगों का मान सम्मान देने का काम एआईसीसी ने किया है ना। तो मैं तो कृतज्ञ हूं उनका कि उन्होंने पार्टी के उन लोगों को सम्मानित किया, उनको वजन दिया, उनको एक भागीदारी सुनिश्चित कराई है। तो इसके लिए तो मैं कई बार धन्यवाद कर रहा हूं कांग्रेस पार्टी का। और मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि कौन ऊपर बैठा है, कौन नीचे बैठा है। हम सब एक परिवार के लोग हैं, कुटुंब के लोग हैं। आगे पीछे तो वही, उसमें जो वरिष्ठ है, जो सीनियर है, वो आगे बैठते हैं, कुछ लोग पीछे बैठते हैं। हो सकता है कभी आप आगे बैठो, मैं पीछे बैठूं। बैठना छोड़ दीजिए, लोगों के दिलो दिमाग में जगह कैसे बनानी है, इस पे काम करना चाहिए नेता को। अगर कुर्सी पकड़ के बैठ गए तो फिर आप हो गया काम आपका। आपको तो लोगों के दिल में, जहन में, दिमाग में अपनी जगह कायम करनी है। नेता तो बहुत हैं, पार्टियां बहुत हैं, बहुत बड़ा मुल्क है, लेकिन अपने कामों से, अपने उच्चारण से, अपनी कार्रवाई से लोगों के अंदर एक जगह बनाना, मैं समझता हूं वो सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए, और मैं कोशिश करता हूं कि उस दिशा में मैं काम करूं। अब आखिरी 2 सवाल मैं उत्तर प्रदेश से आपसे जानकारी लेना चाहता हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अक्सर आप चुनाव प्रचार में जाते रहे हैं, उत्तर प्रदेश जाना आना लगा रहा है, वहां पे भी आपकी काफी फैन फॉलोइंग है। जिस तरीके से प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए, जो महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा भागीदारी दिलाने की वो बात कर रही हैं, आपको लगता है कि बीजेपी सत्ता में है, इतनी बड़ी पार्टी, इतनी मजबूत पार्टी, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, उसके मुकाबले, इन तीनों दलों के मुकाबले कितना कांग्रेस पार्टी अपने आप को मजबूत कर पाएगी या सीट ले पाएगी? मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि पिछले 2 सालों में कभी भी राजनीति में, उत्तर प्रदेश में कभी कुछ ऐसा घटनाक्रम हुआ है जहां पॉलिटिकल ऑपोजिशन की जरूरत है, वो काम कांग्रेस ने किया है। मुझे याद नहीं पड़ता है कब सपा बसपा ने कभी किसी दलित का या किसी महिला के साथ अत्याचार हुआ या किसानों के साथ कोई बदसलूकी हुई तब जाके अपनी आवाज को बुलंद किया है। वो उस मैप से गायब थे, उस दिखाई कहीं नहीं हम लोगों को। तो कांग्रेस में प्रियंका जी के नेतृत्व में हमने अपना कर्तव्य निभाया है। कितनी सीट, कितना वोट, वो एक परिणाम बताएंगे, लेकिन ये बात सच है कि एक बेहतर विकल्प अपने आप को साबित करने में हमने कोई कसर छोड़ी नहीं है। आज भी हम लोगों ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया कि हम 40% सीटें आरक्षित करेंगे महिलाओं के लिए। शायद ही किसी दल ने कभी इतना बड़ा एक कदम उठाया हो, और महिलाओं का भागीदारी सुनिश्चित करना एक साहसिक कदम है। उसका निश्चित रूप से फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। अंत में परिणाम क्या आएंगे, लोग परेशान है भाजपा सरकार से, वो बदलाव चाहते हैं, उसके लिए कांग्रेस पार्टी अपने आप को पूरी तरह प्रस्तुत कर रही है, मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। अब 2-3 महीने में चुनाव होंगे, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं दोबारा आपको कि जो आप सब लोग आकलन करते हैं उससे कहीं बेहतर और बहुत डिफरेंट रिजल्ट्स आएंगे उत्तर प्रदेश चुनाव के। क्या विधानसभा चुनाव के जरिए लोकसभा पर नजर है कि लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी अच्छा परफॉर्म कर सकती है? इस देश में हर 6 महीने में चुनाव आते हैं अलग अलग राज्यों के। अभी 5 राज्यों के आ रहे हैं, फिर कर्नाटक के, गुजरात के आते रहेंगे, और लेकिन अपने मुद्दों से भटकना नहीं, कंसिस्टेंट पॉलिटिक्स करना, लोगों के अंदर विनम्रता से, शालीनता से अपनी बात को रखना, और जो माहौल आज देश में बना है, एक आक्रामक माहौल, एक टकराव का माहौल, एक इसमें भाईचारा और आपसी प्रेम भाव थोड़ा कम होता दिख रहा है, वो मैं समझता हूं एक
अच्छी परंपरा हम स्थापित नहीं कर रहे हैं। तो कांग्रेस हम लोग चाहते हैं कि हम बेहतर विकल्प बने, अपनी बात को मजबूती से रखें और किसान, नौजवान, मध्यम वर्ग की बात जो आज दबाई जा रही है उसको हम प्रखर रूप से रख सकें। चुनाव में हम लोगों को मुझे लगता है कामयाबी मिलेगी और जैसा आपने उपचुनाव में देखा, भाजपा से लोग अब त्रस्त हैं और एक बदलाव चाहते हैं और कांग्रेस वो विकल्प दे सकती है, ऐसा मैं पहले भी कह चुका हूं। आखिरी सवाल, कांग्रेस पार्टी विकल्प बनना चाहती है अपनी पार्टी को मजबूत करके, लेकिन हमने देखा कि आपके साथ काम करने वाले कई लोग पार्टी छोड़कर बीजेपी या तो ज्वाइन किया या टीएमसी ज्वाइन किया, सुष्मिता देव राज्यसभा सदस्य भी हो गई, तो सब राहुल गांधी काफी करीबी, राहुल गांधी से मिल सकते, अपनी बात कह सकते, लेकिन ऐसी क्या बात हुई कि इतने करीब रहने वाले नेता कांग्रेस पार्टी को छोड़? तो ये सवाल तो आपको उनसे पूछना चाहिए, छोड़ के गए हैं। और राजनीति में हर व्यक्ति स्वतंत्र है, आज इस दल में कल उस दल में, लेकिन अंतिम निर्णय कि वो डिसीजन सही था गलत था वो निर्णय जनता करती है। पब्लिक मतदाता है, माई बाप है, अगर उसके निर्णय पर मोहर लगती है तो ठीक है भाई, आपने निर्णय लिया। लेकिन मुझे लगता है कि हर व्यक्ति स्वतंत्र है, कहाँ रहना है, कहाँ काम करना है, और लेकिन जहां रहो निष्ठा से रहो, मेहनत से काम करो। लेकिन विचारधारा बदलना, पाला बदलना, वो क्या लोगों को एक्सेप्टेबल है कि नहीं, इसका तो अंतिम जो मोहर है पब्लिक लगाती है और मतदाताओं के ऊपर कोई नहीं है। इसलिए मुझे लगता है जनता जवाब देगी अपने आप, अगर उनको ठीक लगा, गलत लगा। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे सचिन पायलट और उन्होंने हर एक मुद्दे पर बेबाकी से अपनी राय रखी। रमन कुमार, जयपुर, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।